कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज पर्यावरण में हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल बोर्ड में एसजीटी जैसे ही पूछा जाता है। भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, या यूं कहें कि पर्यावरण को बचाने के लिए भारत के संविधान में या भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। ये सवाल ऐसे एसजीटी जाता है। सवाल का एक प्रारूप ये भी हो सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं। या ऐसे आ सकता है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले एक कथन और, प्रधानमंत्री मोदी जी, कल हमने पढ़ा था COP21, इसको लेकर इन्होंने कहा था कि पेरिस समझौते में ना कोई जीता है ना कोई हारा है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जीत हुई है, पर्यावरण की ही जीत हुई है। ये कोऑर्डिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, किसने कहा, तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये कहा था कि पेरिस समझौते में ना तो किसी की जीत हुई है ना किसी की क्या हुई है, हार। यानी कि यहाँ पर जो महाशक्तिशाली राष्ट्र थे उनकी भी जीत हुई और कमजोर की भी जीत हुई। क्यों? क्योंकि सबको बराबर का अधिकार मिला। महाशक्तिशाली राष्ट्र ज्यादा पैसा देंगे और कमजोर राष्ट्र क्या देंगे, कम पैसा देंगे। महाशक्तिशाली राष्ट्रों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए वो क्या देंगे, ज्यादा पैसा देंगे। भारतीय संविधान और पर्यावरण संरक्षण की यदि हम बात करें तो इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ। ये हम जानते हैं 1976 में हुआ था, आपातकाल में। कब हुआ था ये? आपातकाल में। और इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। आपातकाल के एडजस्टमेंट के लिए भी इसे संविधान संशोधन माना जाता है। इसमें कार्यपालिका का जो कार्य है 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इस प्रकार से आपातकाल कितने वर्ष का हो गया था? 7 वर्ष का हो गया था। 5 साल तो उनका कार्यकाल था ही था, 1 साल आपातकाल बढ़ा दिया, और 1 साल की ये अवधि इन्होंने खुद बढ़ा ली थी संविधान से। यानी कि कार्यपालिका का सिस्टम था वो 5 साल से बढ़कर कितना हो गया था? 6 साल। 1 साल का क्या हो गया? आपातकाल। इसलिए इंदिरा गांधी जी की सरकार कितने साल रही? 7 साल रही। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के कौन कौन से नियम बनाए गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। इसमें क्या जोड़ा गया? पर्यावरण संरक्षण टॉपिक जोड़ा गया कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, बेहद जरूरी कानून हम बनाएंगे। क्या क्या जोड़ा गया? भाग 4 हम जानते हैं, हमारे सिलेबस में आया है भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 4 जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। हमने पढ़ा था कि मूल अधिकार 12 से 35 तक हैं, नीति निर्देशक तत्व 36 से 12 से 35 तक मूल अधिकार, 36 से 51 तक नीति के निर्देशक तत्व, और फिर 51A में क्या है? मूल कर्तव्य हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों में भाग जोड़े गए किससे संबंधित? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। भाग 4 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और इसमें भी हमारी ड्यूटी जोड़ी गई। जैसे शिक्षा का ड्यूटी पेरेंट्स के लिए जोड़ा गया, वैसे ही आम नागरिक के लिए क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य जोड़ा गया। किससे संबंधित? पर्यावरण को बचाने के लिए। भाग 4 में अनुच्छेद 51A में पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया। आपको याद होना चाहिए 51, केवल 51, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें बोर्ड ने एक बार सवाल भी पूछा था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा आर्टिकल है? केवल 51। 51A किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए, बहुत सारे कंपटीशन में भी आता है। 51 में क्या है? हम हमारे सुरक्षा कर सकते हैं, स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं, शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, कुल मिला के पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तब भी हम सुरक्षित हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 252 और 253 अनुच्छेद कहता है पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने होंगे। जितने भी हम कानून बना रहे हैं
ऐसा कोई कानून विकास में ना बन जाए जिससे नुकसान किसको पहुंचे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। ऐसे कानून हम नहीं बनाएंगे, अर्थात विनाशकारी, पर्यावरण के विपरीत जाने वाले कानून हम नहीं बनाने वाले। अब यहाँ पर सवाल क्या क्या बने। सवाल पहला तो यही बन गया कि भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान या अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, या भारत के कानून की वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखती हैं। तो इसमें एक सवाल तो ये बन गया। दूसरा, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया? कौन सा था? 42वां। कब हुआ था? 76 में, आपातकाल के दौरान एकमात्र संविधान संशोधन। फिर मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? 4A में। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में? 4 में। मौलिक अधिकार कौन से भाग में? 3 में। भाग 4 में 51 किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। और केवल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। 21 आर्टिकल 21 किसकी सुरक्षा करता है? हमारी सुरक्षा करता है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक यानी कि जीवन की, आपकी देह की, आपकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? आर्टिकल 21 देता है। ऐसे भी आ सकता है शारीरिक सुरक्षा या आपकी निजी सुरक्षा या स्वयं की सुरक्षा कौन से आर्टिकल में है? 21 में है। ऐसे भी आ सकता है पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो 252 और 253 इससे संबंधित हैं कि भारत में कोई भी कानून बनेगा तो उसका मेन एजेंडा क्या भी देखा जाएगा? पर्यावरण संरक्षण। और क्या क्या देखे जा सकते हैं? संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो पुराने कानूनों को तोड़ता हो, कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो हमारे स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगा, कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत हो, कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो हमारी परंपराओं के विपरीत हो, कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो पर्यावरण संरक्षण के विपरीत हो। ये सारी चीजें हम ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। तो ये हुआ भारत का पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। कुछ हमने नियम भी बनाए हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, वो इसमें आएगा आगे। इसमें यदि आगे देखें कि भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय आया, राजीव गांधी जी की सरकार के समय आया। इंदिरा गांधी जी की सरकार 94 में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार में ये लेके आए। पहला उल्लंघन होने पर, पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बॉर्डर को लांघने पर 5 वर्ष की सजा थी। दोबारा ऐसा करने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था। उद्योग को बंद कर दिया जाएगा। वे उद्योग जो इस पर्यावरण की सीमा को लांघेंगे, इस समस्या को बढ़ाएंगे या सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे, उन्हें ये सब उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान होगा। उसके बाद आया उसमें 1 लाख का जुर्माना और 5 वर्ष की सजा पहली बार में थी। दूसरी बार में सजा बढ़ा दी जाएगी और धीरे धीरे यदि नहीं मानते हैं तो उद्योगों के लाइसेंस भी बंद कर दिए जाएंगे, उद्योग बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि फोर्सली कार्रवाई करने का प्रावधान इसमें रखा गया। वायु प्रदूषण अधिनियम, आपको ये डेट जरूर याद रखनी है कि कौन सा अधिनियम कब आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। इस वायु प्रदूषण अधिनियम में क्या था कि सरकार किसी भी क्षेत्र को प्रदूषण रहित क्षेत्र घोषित कर सकती है, या यूं कहें प्रदूषण के लिए संरक्षित घोषित कर सकती है। जैसे सरकार कहीं पर भी स्कूल कॉलेज खोल सकती है किसी भी जगह पर, और इसके लिए कोई कॉलोनी प्रतिबंधित नहीं होती है, क्योंकि ये केवल और केवल जन कल्याण के लिए होती है, जन सेवा के लिए होती है। जहां भी मानव रहेगा उसको स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी ही होगी, इसीलिए हॉस्पिटल्स वगैरह कहीं भी खोले जा सकते हैं। स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल, पार्क, बिजली के लिए पावर हाउस, ये नेसेसरी चीजें हैं क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। और गवर्नमेंट मानती है कि इनके लिए कहीं पर भी कोई भी जगह अलॉट की जा सकती है। वायु प्रदूषण अधिनियम की बात करें 1981, तो इसमें ये स्पष्ट कहा गया कि सरकार किसी भी प्रकार के क्षेत्र को वायु प्रदूषण रहित घोषित कर सकती है और वहां से
व्हीकल्स पर रोक लगा सकती है, उद्योग धंधों पर रोक लगा सकती है, चिमनी पर रोक लगा सकती है, और चाहे तो ऐसे उद्योग भी केवल बंद कर सकती है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम 1988, इस पर भी ये कहा गया कि सरकार जिसे चाहे, जिस नदी को चाहे, जिस सरोवर को चाहे, जिस झील को चाहे, जब चाहे रोक सकती है प्रदूषण से, या यूं कहें कि प्रदूषण से संरक्षण संभव हो सकता है। सरकार की ये परम इच्छा अगर है, सरकार चाहे कि इस जल स्रोत को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में जल प्रदूषण अधिनियम के तहत जो उसमें बाहर से जो केमिकल मिल रहे हैं, जहां बाहर से जो सीवर का पानी आ रहा है, उसे रोका जा सकता है। इसमें एक बात और भी ध्यान रखना, भारत में जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है 1 नंबर का सीवर, उसके बाद है 2 नंबर का उद्योग। पर्यावरण के सिलेबस अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में है तो वहां ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सीवर लाइन सबसे बड़ा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। भारत में सबसे ज्यादा सीवर लाइन शुद्ध जल स्रोतों से जोड़ दी जाती हैं और उसका निष्पादन नहीं हो पाता है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमने 3 नियम पढ़ लिए, 3 संरक्षण अधिनियम पढ़ लिए। पर्यावरण को ये बचाने वाले हैं। वायु निवारक अधिनियम है, वायु प्रदूषण को रोकने वाले अधिनियम है, बढ़ाने वाले नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना 1986। प्रथम उल्लंघन पर 5 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना, यदि नहीं मानते हैं तो 7 साल की सजा हो जाएगी और उद्योग को बंद भी कर दिया जाएगा। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, सरकार जिसे चाहे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है, वायु प्रदूषण को रोकने की कार्रवाई वो करेगी। जल प्रदूषण अधिनियम 1988, इसमें भी जल स्रोतों को बचाने के कार्य किए गए हैं। इसमें अगर हम देखें, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रमुख कारण अशिक्षा भी है और सीवर भी है। हमारे रीति रिवाज भी इसी प्रकार के हैं जो जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इसमें आगे यदि भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण में हम चौथा नियम देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को स्पष्ट कीजिए। या यूं आएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर टिप्पणी लिखें। पहला तो ये आया कब था, ये 72 में आया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सवाल ऐसे भी आ सकता है। बाघ और मोर, बाघ व मोर को संरक्षण कब प्रदान किया गया, तो कब प्रदान किया गया, 72 में। कितने वर्ष का कारावास है, 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 72 में बनाया गया, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ा सुधार क्या किया गया, पहले वन्य जीव किसके अधीन थे, राज्य सूची के अधीन थे। राज्य सूची पर आप जानते हैं कानून केवल और केवल कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है। इसको यहाँ से हटाकर कहाँ जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसके बाद राज्य के साथ साथ ये किसके अधीन भी आ गए, केंद्र के अधीन भी आ गए। बाघ और मोर को संरक्षण की बात इसमें कही गई। बाघ राष्ट्रीय पशु है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, और दोनों के संरक्षण के लिए 10 वर्ष का कारावास कहा गया। और इसमें कठोर कारावास है, सामान्य कारावास नहीं है। इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए, वन्य क्षेत्र सुरक्षित किए गए कि वन्य क्षेत्र सुरक्षित होनी चाहिए, जिन्हें हम रक्षित वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्षित वन। फिर आखेट क्षेत्र बनाए गए, आखेट क्षेत्र भी बनाए गए। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें और भी बहुत सारे संरक्षण के प्रयास किए गए, जैसे वन्य जीवों को लिए नाइट में कोई जा नहीं सकता, ऐसे प्रावधान किए गए, 4 दीवारी की गई, शिकार पर रोक लगाया गया, शिकार के लिए संरक्षित अभयारण्य बनाए गए। अभयारण्य भी इसी के तहत बने हैं जिससे वन्य जीवों का संरक्षण संभव हो सके। बाघ परियोजना हम लोग लेके आए हैं, वन्य अभयारण्य परियोजना लेकर आए हैं। यदि हम पर्यटन की भी बात करें तो उसकी भी एक निश्चित सीमा ही हो सकती है।
आपने देखा होगा पहले बहुत सारे मदारी भालू को, बंदर को लेकर आते थे, तो सर्कस में हम लोग जीवों को देखते थे। उसके बाद वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत ही वन्य जीवों की सुरक्षा की गई है। अब इसे कोई भी यूज नहीं कर सकता है, यदि कर रहा है तो उसके भरण पोषण और पालन का सुनिश्चित व्यवस्था करना अनिवार्य है और एनओसी इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होगी। तो यहाँ से सवाल क्या क्या बने, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 72 में। वर्तमान में वन्य जीव संरक्षण किसके अधीन है, तो समवर्ती सूची के अधीन है। पहले किसमें था, राज्य सूची के अधीन था। बाघ और मोर के संरक्षण के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। बाघ और मोर को प्रोटेक्शन कब से लागू है, 72 अधिनियम के बाद से। वन्य क्षेत्र सुरक्षित या रक्षित वन किए गए हैं, आखेट क्षेत्र जहां जंगल के जीव जंतु सुरक्षित होकर खेल सके, सुरक्षित होकर जीवन यापन कर सके, कौन सा क्षेत्र कहलाता है, आखेट क्षेत्र कहलाता है। और भी बहुत सारे जैसे तार की चार दीवारी की गई है, पर्यावरण संरक्षण मित्रों की भर्ती की गई है, वन पालों की भर्ती की गई है, पुलिस की सेवाएं ली जा रही हैं, और भी बहुत सारे कड़े कानून किए जा रहे हैं जिससे वन्य जीवों को हर हाल में बचाया जा सकता है। ये अगला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यहाँ तक ही है। भारतीय संविधान द्वारा अगले संरक्षण में देखें तो इसमें है न्यायपालिका के फैसले। भारतीय न्यायपालिका ने ऐसे कौन कौन से फैसले दिए जिससे क्या हो जाए, पर्यावरण संरक्षण हो जाए। ये सवाल भी अलग से आता है कि न्यायपालिका के उन प्रावधानों को बताएं जिनसे क्या संभव हो सका है, पर्यावरण संरक्षण हो सका है, या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारतीय न्यायपालिका ने कौन कौन से आदेश दिए हैं। इनमें पहला है, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं व अन्य स्रोत हैं जो मीडिया से संबंधित हैं, चाहे वो टेलीविजन हो सकता है, चाहे वो रेडियो हो सकता है, चाहे वो सिनेमा हो सकता है, चाहे वर्तमान में अगर देखें हम लोग तो सोशल मीडिया भी हो सकता है। ऐसे स्रोत जो लाइसेंस लेते हैं सरकार से और उन सबको निःशुल्क रूप से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एड दिखाने होंगे, मोटिवेशनल एड, जिससे पर्यावरण बच सके। जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो धूम्रपान को लेकर हमारे यहाँ क्या दिखाई जाती है, एक शॉर्ट मूवी दिखाई जाती है, तो वो अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। लघु फिल्में दिखाई जाएंगी, टेली मूवी जिन्हें हम कहते हैं, शॉर्ट मूवी जिन्हें हमें कहते हैं, जिनको हम कहते हैं पर्यावरण से संबंधित ये मूवीज होंगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेंगी। इनका दिखाना अनिवार्य है, ये लाइसेंस के तहत शर्तों में निर्धारित की गई है। दूरदर्शन व रेडियो दोनों ही हमारे यहाँ प्रचलन में है। रेडियो को जागृत नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कर दिया है। जो रेडियो का दौर चला गया था एक प्रकार से, या यूं कहें बहुत कम हो गया था, वो वापस चलन में आ गया है। तो इस रेडियो हो, दूरदर्शन भी बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। शहरी क्षेत्र में इसको भी चलायमान कर दिया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के ज्यादातर प्रोग्राम दूरदर्शन पर ही आ रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया, 1 वीक प्रोग्राम भी इन्होंने बनाए, यानी कि वीक में एक बार 5 से 7 मिनट का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दे आपको दिखाने होंगे, जिससे पर्यावरण बचाने के लिए आम जनता क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए, प्रेरित हो जाए। अनिवार्य विषय, ये भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कॉलेज स्टडीज की अगर हम बात करें, स्कूल स्टडीज की हम बात करें, तो बोर्ड भी एक अनिवार्य पेपर लेता है, एनवायरमेंट स्टडीज। इंग्लिश मीडियम में तो ये कंपलसरी है एनवायरमेंट स्टडीज, हिंदी मीडियम में भी कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारे स्कूल इन्हें लागू ही नहीं करते, शॉर्टकट अपनाते हैं। जैसे SUPW, कैंप की अगर हम बात करें तो प्रत्येक बच्चे की मार्कशीट में, प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, इसका कॉलम जरूर होता है, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड ने इसको क्या कर रखा है, अनिवार्य कर रखा है। व्यक्ति को स्वावलंबी, स्टूडेंट को स्वावलंबी बनने का काम यहीं से आता है। इसमें पर्यावरण से संबंधित कार्य करवाए जाते हैं, समाज सेवा के कार्य करवाए जाते हैं, या वो सारे काम जो विद्यालय के पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। लेकिन आजकल
हमारी जो शिक्षा है वो किताब केंद्रित हो गई है। प्राइवेट स्कूलों में भेड़ चाल प्रकार की गतिविधियों को संचालन किया जा रहा है, सृजनात्मकता नहीं आ रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आजकल कंपटीशन हो रहा है, सृजनात्मकता नहीं आ रही है। चहुमुखी विकास की बात कोई भी नहीं करता है। गेम से बहुत दूरी बना ली गई है। म्यूजिक सिस्टम और क्रिएटिविटी जो होती है लाइफ के अंदर, उनसे हटाकर केवल और केवल रटंत विद्या पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि उन्हें केवल और केवल किससे मतलब होता है, मार्कशीट से मतलब होता है। स्टूडेंट का डेवलप इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जैसे शारीरिक फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, वैसे ही अनिवार्य विषय के रूप में पर्यावरण संरक्षण भी होना चाहिए, जिससे बच्चे को ये जानने का पूरा अधिकार मिले, पूरा ज्ञान मिले कि उसके लाइफ में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। 96 में आरक्षित वन अभियान चलाया, यानी कि कुछ वन के क्षेत्रों को संरक्षित करना होगा, कुछ क्षेत्रों को हमने सुरक्षित करना होगा जिसमें हम कोई डिस्टरबेंस नहीं कर पाए, वन आसानी से उसमें रह सकें, जीव जंतु उसमें आसानी से फल फूल सकें, वन्य जीव फल फूल सकें, और वो सुरक्षित क्षेत्र कहलाएगा। जैसे अपने अभी ये अभ्यारण्य बना है आमेर आखेट अभ्यारण्य, जिसे हम बायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक क्या है, संरक्षित वन अभियान ही के तहत बनाया गया है। धरोहर की संरक्षण, इसमें हम ताजमहल को देख सकते हैं। ताजमहल यूपी में, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है, यूनेस्को के संरक्षित धरोहरों में से माना गया है। यमुना जी के किनारे ये बसा हुआ है। यमुना नदी में तो प्रदूषण दिल्ली शहर से जाई जा रहा है, प्लस यहाँ पर जो रिफाइनरी लगाई गई थी यूपी के अंदर, उस रिफाइनरी के कारण ताजमहल का कलर चेंज हो रहा है वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारे प्रदूषण के कारण वायु में चले जाते हैं, बारिश के तहत वो जगह जगह जाते हैं तो अम्ल वर्षा का रूप ले लेते हैं, इसलिए ताजमहल का कलर फेड हो रहा है, डल हो रहा है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है। वैसे देखा जाए तो यूपी में कहीं भी तेल नहीं निकलता है, लेकिन राजनीतिक अप्रोच के कारण, या यूं कहें प्रधानमंत्री जी ज्यादातर यूपी से ही रहे, यूपी ही प्रधानमंत्री बनाता है क्योंकि 80 सीटें लोकसभा की हैं यहाँ पर, इसीलिए वहां पर रिफाइनरी लगाई गई है। बाकी यूपी में कहीं पर भी कोई तेल नहीं निकलता है। वाहन प्रदूषण रोक, अभी इससे संबंधित एक नया अधिनियम भी आया है, BS6 फ्यूल सिस्टम हमारे यहाँ अपनाया गया है, यानी कि मार्च के बाद में BS6 वर्जन की गाड़ियां ही बिकेंगी, इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं बिक रही है। सीसा रहित पेट्रोल, 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, 4 शहरों में सुप्रीम कोर्ट ने सीसा रहित पेट्रोल की बात कही है कि सीसा बहुत ज्यादा पोल्यूशन का कारण बनता है, इसीलिए ये पेट्रोल सीसा रहित इन 4 शहरों में होना चाहिए। वैसे पूरे भारत में ही सीसा रहित पेट्रोल होना चाहिए जो पर्यावरण को प्रदूषण ना पहुंचाए, लेकिन 4 शहरों से शुरुआत की गई है, बाकी पूरे देश में भी फैलाया जाएगा। CNG दिल्ली में तो कंपलसरी कर दिया गया है कि जो पोस्ट एरियाज हैं वहां पर जो ऑटो चलेंगे वो किससे चलेंगे, CNG से ही चलेंगे। नई व्हीकल्स अगर आ रहे हैं तो वो भी किससे चलेंगे, CNG से ही चलेंगे। 2000 सीसी से ऊपर के व्हीकल्स वहां बंद कर दिए गए हैं दिल्ली कोर्ट में। ये सारी चीजें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ही हैं। धूम्रपान निषेध, पब्लिक पैलेस पे धूम्रपान नहीं होना चाहिए, ये भी किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से ही क्या है, संबंधित है। तो यहाँ सवाल क्या बना, न्यायपालिका ने वे कौन से फैसले दिए या न्यायपालिका द्वारा वो कौन से कार्य किए गए जिससे क्या बचा, पर्यावरण हमारा बचा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये लाइसेंस वाला और दूरदर्शन वाला और अनिवार्य विषय, 3 बिंदु आपको याद रखने हैं। न्यायपालिका ने हर चलचित्र व्यवसाय में ये कंपलसरी कर दिया है, दूरदर्शन रेडियो में कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारे काम भी आपको याद रखने हैं। वायु प्रदूषण में BS6 की हम बात कर चुके हैं, ये पेट्रोल का इंजन का एक वर्जन है।
जो हमारे यहाँ भी लागू हो रहा है। जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो BS6 फ्यूल पर आधारित हैं, जो कम से कम मात्रा में क्या करेंगी, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाएंगी।